कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था विलेयता। और हमने विलेयता दो प्रकार के विलयनों में पढ़ी थी। एक तो ठोस की द्रव्य विलेयता, एक गैस की द्रव्य विलेयता। अब हम जो पढ़ रहे थे उसमें लास्ट टॉपिक ये चल रहा था कि भाई जो गैसों की विलेयता होती है उसकी विलेयता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। हम कल डिस्कस कर चुके थे। तीन कारक जो थे वो हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई गैसों की प्रकृति होती है, विलायकों की प्रकृति होती है। देन उसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा था ताप की प्रकृति से प्रभावित हुआ था। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमने कल छोड़ा था, दाब का प्रभाव गैसों की द्रव्य विलेयता पर। और इस दाब के प्रभाव को हेनरी का नियम भी कहा जाएगा। कैसे क्या होता है इधर ध्यान देंगे। देखो आपको पता है कि भाई जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी इस डायग्राम को ना देखकर आप कुछ समझते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो मैंने ये एक द्रव लिया पात्र में, जल ही मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई सी भी गैस को प्रवाहित करूं एक पाइप के थ्रू। अब मैं मान लो सपोज करो ये यहाँ पर इस पाइप के थ्रू मैं गैस प्रवाहित कर रहा हूँ, कौन सी, CO2 गैस। तो क्या CO2 गैस क्या डायरेक्ट इसके अंदर घुल जाएगी? कैसे नहीं, वो बुलबुलों के रूप में कहाँ मुक्त हो जाएगी? बाहर मुक्त हो जाएगी। तो इतनी आसानी से गैस द्रव के अंदर विलय नहीं होती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि भाई ये गैस बाहर ना निकले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक बोतल में रखना पड़ेगा इसको। साथ ही साथ इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक दाब लगाना पड़ेगा। वो इधर समझते हैं, इधर ध्यान देंगे कि जब गैस होती है, ढक्कन रख दिया ऊपर, देखो आप यहाँ पर देखना, एक पात्र है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ है नीचे, और यहाँ पर ये गोल गोल जो है ये क्या है हमारे लिए, गैस के अणु है। क्या है ये? गैस के अणु है, ठीक है, गैस के अणु है। तो देखो सामान्य दाब है, ढक्कन रखा हुआ है, फिर भी जो गैस है वो पूरी तरीके से द्रव में विलय नहीं हो पा रही है। तो इस गैस को द्रव में विलय करने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमें, इस जो पिस्टन लगाया है इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, दाब लगाया गया है। देखो दाब बढ़ाया गया है, पहले सामान्य दाब था, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, बस ओनली ऊपर से पैक हुआ था, थोड़ी बहुत गैस विलय हो चुकी थी। लेकिन इसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या किया, इस पर दाब बढ़ाया गया, लिख रहा है दाब बढ़ाने पर। जैसे दाब बढ़ाया तो इसके जो अणु हैं वो संपीड़ित होते हैं। संपीड़ित मतलब पास पास आते हैं और जल्दी से किस में घुल जाएंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किस में घुल जाएंगे, ये पूरे के पूरे द्रव में घुल जाएंगे। तो इस प्रकार हेनरी ने दाब के प्रभाव को अपने ही वर्ड में समझाया। इसने क्या कहा कि भाई अगर किसी भी गैस में दाब बढ़ाया जाता है तो, सॉरी हाँ, किसी भी गैस के ऊपर दाब बढ़ाया जाता है तो जो विलयन होता है उसके इकाई आयतन में, ये जो विलयन है इसके इकाई आयतन में उस गैस की मात्रा भी बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है, इसने क्या कहा कि भाई किसी भी विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, मात्रा मतलब अपन प्रेजेंट कर लें उसको m से, मात्रा उस पर लगाए गए दाब के, उस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो बात वही है कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, उतनी ही ज़्यादा गैस क्या होगी, द्रव में विलय होती जाएगी। तो हेनरी ने इसको अपने वर्ड में दे दिया। तो वो दाब का जो प्रभाव है उसको हम किसके रूप में पढ़ते हैं भाई, हेनरी के अनुसार पढ़ते हैं। हेनरी ने क्या कहा था कि भाई किसी भी विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो उस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब है जितने जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ पर जब ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ एक स्थिरांक लगता है जिसको प्रेजेंट किया जाता है किसके अनुसार, के और एच के, मतलब इसको बोला जाता है हेनरी स्थिरांक। और ये हमारा पी की जो एच है, के एच है, क्या है ये के, और इसके नीचे लिख दिया जाता है एच। देखो भाई इसके नाम के अकॉर्डिंग इस स्थिरांक का नाम दे दिया गया है।
तो अब देखो, अगर इंडिया में अगर इसकी खोज होती तो अपने इंडियन नेम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि भाई ये हेनरी का स्थिरांक है। के एच का मतलब क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। ठीक है। देन इसके बाद आगे बात करते हैं कि भाई ये नियम क्या है। तो देखो, गैसों की विलेयता दाब के साथ साथ परिवर्तित होती है। इसको समझने के लिए हेनरी वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, देखो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक की सतह पर गैस द्वारा साम्यावस्था में लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब जो दाब लगेगा उसकी क्या होती है, वो समानुपाती होगी। ठीक है। जैसे इसको अगर अपन डेरिवेशन के रूप में लिखें तो यदि घुली हुई गैस की मात्रा को स्मॉल m मान लें और विलायक की इकाई आयतन पर दाब P मान लें, तो m समानुपाती क्या हो जाएगा भाई, P। और सब समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या लग जाएगा, एक स्थिरांक के h, जिसको हम बोलते हैं क्या, हेनरी स्थिरांक। अब देखो यहाँ एक बात करते हैं हम कि अगर विलयन के अंदर गैस के भार को मोल भिन्न में लिया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा, किसी भी विलयन में गैस की मोल भिन्न उस विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखो ये थोड़ी बुक की लैंग्वेज है, लेकिन अगर अपन इसको समझते हैं भाई कि आंशिक दाब क्या है और आंशिक मोल भिन्न के रूप में क्यों लिया, इसलिए लिए थे। इधर ध्यान देना कि मान लो सपोज करो एक विलयन है या फिर आप एक विलायक ले लें उस पहले। अब इस विलायक के अंदर हम क्या करें भाई, एक से अधिक प्रकार की गैसों को क्या करना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक तो ए प्रकार की है और एक कौन सी गैस है भाई, बी प्रकार की गैस है। तो यहाँ पर दोनों जो गैसें होंगी क्या दाब के बिल्कुल समानुपाती होंगी भाई। विलेयता के आधार पर अपन बात वही कर रहे हैं कि भाई गैस ज़्यादा घुलेगी अगर ज़्यादा दाब लगाएंगे तो हेनरी के नियम के अनुसार। लेकिन अगर मान लो अपन एक से ज़्यादा गैसों को घोल रहे हैं तब हेनरी का नियम किसके रूप में रहेगा, तो ध्यान देना, जब एक से ज़्यादा गैस घुली हुई होती है तो गैसों के भार को किसके रूप में लिखते हैं, मोल भिन्न के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, मोल भिन्न के रूप में। और जो दाब होता है उस दाब को किसके रूप में लिया जाता है, आंशिक दाब के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है, आंशिक दाब के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारा आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा गैस के सतह पर, मतलब कोई सी भी, जैसे ए के ऊपर जो दाब लग रहा है वो ए का दाब, बी के ऊपर जो लग रहा है वो बी का दाब, मतलब ए के ऊपर लगने वाला ए का आंशिक दाब, बी के ऊपर लगने वाला बी का आंशिक दाब है। तो ये जो समानुपाती होगा, ए के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब पी ए मान लेते हैं अपन, तो ये किसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा भाई, ए गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होगा। कि यहाँ पर एक से अधिक गैस है तो दाब भी दोनों गैसों पर अलग अलग प्रकार से लग रहा है और दोनों की विलेयता भी कैसी है, अलग अलग है। और बी के लिए क्या लिखेंगे अपन, पी समानुपाती एक्स बी लिखेंगे। ध्यान देना, जब एक से अधिक गैस घुली हुई है तो अपन गैसों को भार को किसके रूप में लेंगे, मोल भिन्न के रूप में लेंगे, और दाब को किसके रूप में लेंगे अपन, आंशिक दाब के रूप में लेंगे। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, जितना ज़्यादा दाब उतने अधिक मोल भिन्न, जितने ज़्यादा दाब उतने अधिक मोल भिन्न। और इस आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई जो ए गैस है उसका आंशिक दाब उसके ए गैस के मोल भिन्न के समानुपाती है, बी गैस का जो आंशिक दाब है वो बी गैस के मोल भिन्न के समानुपाती है। तो अब इसको अगर अपन फॉर्मूले बेस पे लिखना चाहते हैं तो अपन देखते हैं, ध्यान देना इधर, पी समानुपाती एक्स या स्मॉल पी है, मतलब यह क्या है, आंशिक दाब है। और पी अगर समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या लगेगा भाई, हेनरी का स्थिरांक लगेगा। और यहाँ पर भार के रूप में अपन ने किसको ले लिया भाई, एक्स को ले लिया है। तो यहाँ पर के एच बराबर हेनरी स्थिरांक, एक्स बराबर क्या है, मोल भिन्न, और पी बराबर क्या है भाई, आंशिक दाब है। अब देखो इस इक्वेशन से एक मैथ्स के अंदर अगर अपन देखते हैं कि भाई जो दो राशियाँ एक दूसरे के समानुपाती है और उन दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो एक कैसे प्राप्त होती है, हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो वही सेम बात है। देखो यहाँ पर अपन ने एक अक्ष पर तो ले लिया आंशिक दाब मतलब स्मॉल पी, और एक अक्ष पर ले लिया अपन ने मोल भिन्न मतलब स्मॉल एक्स। तो जब इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो ध्यान देना, मतलब जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोल भिन्न में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं एक संबंध निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से,
तो क्या होगा अगर मैं हेनरी स्थिरांक पर देखूं तो P, ये हेनरी स्थिरांक को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, देखो आप खुद वज्र गुणा करके कहाँ ले गए अपन, P के नीचे ले गए, तो इक्वल में क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर के एच मतलब हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है तो मोल भिन्न का मान में क्या आती है भाई, कमी आती है, क्योंकि दोनों में हमें कौन सा संबंध दिख रहा है, व्युत्क्रम संबंध दिख रहा है कि अगर स्थिर दाब पर हेनरी स्थिरांक के मान में वृद्धि होती है तो उस गैस के मोल भिन्न में क्या आती है, कमी आती है। अब देखो मैंने इसने जो यहाँ पर क्लियर किया है हेनरी के नियम ने, जबकि अपन एक पात्र में दो से अधिक गैसों को मिला रहे हैं तो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब और प्रत्येक उन्हीं गैस की क्या मोल भिन्न के समानुपाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आंशिक दाब अलग अलग हैं तो उनकी जो मात्रा होगी विलयन के अंदर वो भी कैसी होगी भाई, अलग अलग होगी। और वो किस पर आधारित होगी, वो उनके विलेयता पर आधारित होगी। जिसकी विलेयता ज़्यादा होगी वो गैस अधिक विलेय होगी, या फिर जिस गैस पर दाब आंशिक दाब ज़्यादा होगा, जिस गैस पर क्या होगा आंशिक दाब ज़्यादा होगा उसकी विलेयता या उसके मोल भिन्न भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ दो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, क्या ध्यान देना। एक तो मैंने बोला कि अगर स्थिर दाब पर के एच के मान में मतलब हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है तो गैस के मोल भिन्न में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि भाई जिस गैस का आंशिक दाब ज़्यादा होगा उस गैस की विलेयता भी ज़्यादा होगी, मतलब प्रत्येक गैस की विलेयता या मात्रा जो होगी विलयन में वो अलग अलग होगी, एक जैसी विलेयता नहीं होगी, सबकी विलेयता कैसी होगी भाई, अलग अलग होगी। देखें अब इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले नोट डाल लिया अपन ने, फर्स्ट नंबर का नोट है कि समान ताप पर विभिन्न गैसों के एच के सॉरी समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए के एच का मान क्या आएगा यहाँ पर, के एच मतलब हेनरी स्थिरांक, के एच का मान अलग अलग होता है, अर्थात के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि वही उनकी जो के एच है जो वो अलग अलग प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि इनकी विलेयता भी कैसी होगी भाई, अलग अलग होगी। कोई जल्दी घुल रही है तो कोई लेट घुल रहा है, तो जैसे जितनी ज़्यादा जल्दी घुलेगी तो के एच का मान वैसे अलग अलग होता जाएगा। तो ये जो के एच का मान है वो प्रत्येक गैस के लिए कैसा होगा, अलग अलग होगा, और के एच का मान गैस की प्रकृति पर क्या करता है भाई, निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट जो अभी हमने क्लियर किया फर्स्ट में कि दिए गए दाब पर के एच का मान जितना अधिक होगा द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता किसकी, गैस की, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी भाई, कम होगी। मैंने आपको बोला कि के एच का मान जितना अधिक उतना ही अपनी मोल भिन्न कम होंगे उस गैस के। तो वही बात हो रही है कि भाई के एच का मान जितना अधिक होगा द्रव में उस गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और उसकी मतलब मोल भिन्न भी उतने ही क्या होंगे, कम प्राप्त होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर अपन डिस्कस करते हैं अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखो हेनरी का नियम का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, हेनरी का नियम भी पूछा जा सकता है, बहुत ईजी होता है कि भाई जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो गैस की जो विलयन होता है, गैस की जो मात्रा होती है वो विलयन के अंदर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई गैस के दाब के बढ़ने के साथ साथ विलयन के इकाई आयतन में गैस की मात्रा भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यही हेनरी ने बताया था। अब हेनरी ने इस नियम का कई उपयोग है, हेनरी के इस नियम के कई अनुप्रयोग हैं जहां अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं ठंडे पेय पदार्थों में। आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है, सपोज करना इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल होती है, जैसे ही हम उस बोतल को खोलते हैं आपको पता होगा तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो क्या होती है भाई, ऊपर आती है, उसमें कोई गैस होती है जो वो ऐसे ऊपर की तरफ बुलबुल के रूप में उठती है। देखा होगा आपने कई बार। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके अंदर देखो आप ध्यान देना, हेनरी का नियम लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है कि जब ये बोतलों इन बोतलों को बंद किया जाता है तो यहाँ पर बहुत अत्यधिक दाब पर CO2 गैस को, कौन सी गैस को, CO2 गैस को
संपीड़ित कर दिया जाता है, दाब बढ़ाकर ढक्कन लगा दिया जाता है और CO2 गैस कहाँ चली जाती है भाई, विलयन में चली जाती है और क्या हो जाती है वहाँ पर, वो विलय हो जाती है, घुल जाती है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, तो क्या होता है, इसके दाब में कमी आती है और गैस की विलयशीलता में भी क्या आने लग जाती है, कमी आ जाती है। और गैस यहाँ से कहाँ मुक्त होने लग जाती है, बाहर की तरफ। और इस तरह से जो आपका द्रव है वो भी बुलबुलों के रूप में क्या होने लग जाता है, ऊपर की तरफ आने लग जाता है। आप इसीलिए यहाँ पर जो आपका जो द्रव है या फिर जो भी गैस है वो बाहर निकलती है कब, जबकि अपन एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपके हेनरी का नियम लग रहा है। देखो आप, ठंडे पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। समझ गए ना, मतलब उसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ रहा है तो उसकी विलेयता भी क्या होती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी। अगला जो अनुप्रयोग है उसको देख लेते हैं। और अगला अनुप्रयोग अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए क्या उपयोग है, इधर ध्यान देना। सबसे पहले मैं बता दूं मैं आपको, जब कब समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं, समुद्र में जब क्या जाते हैं, गोताखोर जाते हैं, तो गोताखोर जब जाते हैं, इधर ध्यान देंगे, अपन समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये मान लो मैंने एक समुद्र टाइप अपन ने एक आउटलाइन के रूप में बना दिया है। जब समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो उनके पास टैंक होते हैं, आपने देखे होंगे, वो कुछ गैसों के टैंक अपने पीठ पर बांध कर ले जाते हैं। तो उस टैंक के अंदर जो गैस भरी होती है वो दो गैसें होती है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस होती है। अब देखो, यहाँ पर अपन को पृथ्वी की सतह पर तो क्या है कि भाई आसानी से कि जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे रक्त में घुल जाती है। लेकिन सामान्य दाब पर नाइट्रोजन गैस इतनी आसानी से अपने रक्त में नहीं घुलती है। अब जैसे जैसे यहाँ से अंदर की तरफ जाता है कोई गोताखोर, तो उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। दाब में क्या होती जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। तो पानी में जो O2 की विलयशीलता है वो कम है, तो इसलिए वहाँ पर वो घुल नहीं पाती, तो हमें वहाँ अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए उसको क्या ले जाना पड़ता है, सिलेंडर ले जाना पड़ता है। और वो सिलेंडर जो है, वो सिलेंडर क्या देती है, उसको वहाँ पर ऑक्सीजन देती है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिली हुई है भाई, नाइट्रोजन गैस मिली हुई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो गहराई में जाता जाता है तो दाब इतना अधिक हो जाता है कि नाइट्रोजन गैस भी, कौन सी गैस भी, नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाती है, रक्त में घुलने लग जाती है गहराई के अंदर। बहुत गहराई में चल जाएगा तब वो क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस भी क्या होने लग जाएगी, ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड में कौन सी गैस भी घुलने लग जाएगी भाई, नाइट्रोजन गैस भी घुलने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वापस रिटर्न आता है ऊपर सतह की तरफ, वापस ऊपर आ रहा है, देखो, तो क्या होता है, दाब में धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। दाब में क्या आने लग जाती है भाई, धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो भाई दाब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस गई थी, कौन सी गैस गई थी, नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर गई थी, वो गैस जो है वो बाहर निकलने लगती है और बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। जिससे क्या होता है कि कुछ बुलबुले जो होते हैं वो रक्त केशिकाओं में फंस जाते हैं या रह जाते हैं, आते हैं, कहते हैं ना अपन, एयर आ गई एयर आ गई। तो उस टाइप का ये होता है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है ऊपर आते टाइम, तो ये जो रक्त केशिकाओं के अंदर ये बुलबुले छूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि वही जो गोताखोर होता है उसको बहुत अत्यधिक पीड़ा, दर्द महसूस होता है और कई बार क्या हो जाता है, उनकी जान भी चली जाती है, इतना दर्द होता है इससे। तो इससे क्या होता है कि भाई जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो उनके क्या होता है कि भाई जो रक्त केशिकाएं उसके अंदर नाइट्रोजन के बुलबुले रह जाते हैं, जिससे उनको दर्द या पीड़ा होती है। और इस स्थिति को या इस पीड़ा को क्या कहेंगे, या इस बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इस पीड़ा को भाई, बैंड्स कहते हैं। और ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बैंड्स क्या होते हैं। तो आपको बताएंगे क्या कि जब गोताखोर अंदर जाते हैं तो भाई ऑक्सीजन गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, विलय होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे गहराई में जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाती है, रक्त में घुल जाती है, क्योंकि दाब बढ़ जाता है। और फिर जैसे ही वो क्या होता है, वापस रिटर्न सतह पर आने लगता है, तो क्या होता है, दाब में कमी होती है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलने लगती है और बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो रक्त केशिकाओं में बुलबुले छूट जाते हैं, जिससे जो गोताखोर होता है उसके शरीर में क्या होता है, बहुत अत्यधिक पेन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं।
अब देखो इस चीज़ से बचने के लिए हेनरी का नियम उपयोग में लिया गया। और अब जो आजकल वर्तमान में जो सिलेंडर गोताखोर लेके जाते हैं वहाँ पर कौन सी हीलियम की जगह कौन सी गैस लेके जा रहे हैं, वो नाइट्रोजन गैस और सॉरी हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन गैस की जगह कौन सी गैस ले जा रहे हैं, वो हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण को ले जा रहे हैं, जिससे हीलियम गैस जो है वो अत्यधिक दाब पर हमारे ब्लड में नहीं घुल पाती है। तो इसलिए ये गैस ये वाला मिश्रण जो है वो आजकल यूज़ किया जा रहा है। और ये किसके आधार पर हो पाया है, हेनरी के नियम के आधार पर ही हो पाया है। ये समझा जा चुका है कि भाई बेंड्स क्यों होते हैं, हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग समझा जा चुका है। ठीक है, तो इस आधार पर दूसरा इम्पोर्टेंट जो हमारा अनुप्रयोग था वो भी हमने क्लियर कर लिया कि भाई गोताखोर जो सिलेंडर में है वो आजकल नाइट्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको बेंड्स की प्रॉब्लम ना हो। देखते पढ़ते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोर संपीड़ित वायु का प्रयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन होती है। सामान्य दाब पर N2 ज़्यादा विलय नहीं होती है, लेकिन गहराई के साथ दाब बढ़ने पर इसकी विलेयता भी, यहाँ पर याद रखना इसकी विलेयता, किसकी, यहाँ पर की ना लिखकर इसकी विलेयता भी बढ़ जाती है और रक्त में घुल जाती है। और यह रक्त में घुल जाती है। जब गोताखोर समुद्र से बाहर आने लगता है तो दाब कम होने लगता है, जिससे रक्त में विलयशील अतिरिक्त जो N2 गैस है बाहर निकलने लगती है, जिससे रक्त में विलयशील N2 गैस बाहर निकल लगती है, जिससे रक्त में N2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं और यह केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा मतलब दर्द होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम बैंड्स कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, क्या कहते हैं, जिसे हम बैंड्स कहते हैं। इस हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए वर्तमान में गोताखोरों के टैंक में हीलियम व ऑक्सीजन को मिलाकर तनु की गई वायु ही भरी जाती है। तो ये जो आपका इसका निवारण हुआ है वो हेनरी के नियम से हुआ है। तीसरा भी अत्यधिक इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार और सोचा भी होगा, आपके साथ हुआ भी होगा कई बार, कि जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर चल जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सौ को तो चक्कर आने लगते हैं, बहुत सौ को पता नहीं क्या उल्टी ऐसा मन होता है, कुछ भी ऐसा होता है कि ऊंचाई पर जाने पर कुछ को फील होता है। तो उसका रीज़न भी है, वो भी हम किससे समझ सकते हैं, हेनरी के नियम से। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं, समझना इधर ध्यान देना, जैसे जैसे हम क्या चलते हैं ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो वही ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो क्या होने लग जाता है, ऊंचाई पर कम होने लग जाता है। आंशिक दाब कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो रक्त है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन की जो विलेयता है वो भी क्या होती लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। मतलब वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी भाई, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, जिससे जो हमारा शरीर है वो कमज़ोर होने लगता है और हम क्या है ठीक तरह से सोच नहीं सकते। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, हम एनोक्सिया कहते हैं, कि भाई जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे हमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। देखो आप ध्यान देना, पढ़ना। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थान से कम होता है। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों और आरोहकों मतलब जो क्लाइंब करते हैं, जो उनको ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, के रक्त और उत्तकों में O2 की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण आरोहक कमजोर हो जाता है और ठीक से सोच नहीं पाता है। इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। तो एनोक्सिया के बारे में भी पूछा जा सकता है और बैंड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई बैंड्स और एनोक्सिया को दोनों बीमारियां कौन से नियम से रिलेटेड है। तो आपको पता है आंसर कौन से नियम से है भाई, हेनरी के नियम से है। तो यहाँ पर ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो चुके हैं, ख़त्म। अगली बात करते हैं अपन हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी का नियम कहाँ पर लागू नहीं होगा, या फिर हेनरी का नियम तभी लागू होगा जबकि दाब बहुत अधिक नहीं हो, नए नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, नहीं हो, दाब बहुत अधिक नहीं हो, दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरी की पूरी गैस क्या हो जाएगी भाई, द्रव में घुल जाएगी। दूसरी बात करते हैं भाई,
ताप बहुत कम ना हो, ताप भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो भी गैस क्या हो जाएगी भाई, द्रवित हो जाएगी, क्योंकि गैस के अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा खो देंगे और क्या हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे द्रव में घुल जाएंगे। तो दाब भी अधिक नहीं होना चाहिए और ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपका हेनरी का नियम लग पाएगा। तीसरा जो आपका हेनरी के नियम की सीमा है वो है गैस विलायक से कोई क्रिया ना करे। सपोज करो, मान लो हमने किसी द्रव के अंदर हमने क्या करा भाई, ये द्रव मान लो, इसके अंदर हमने कोई सी गैस को डाला और वो गैस जैसे ही हमने इसके अंदर प्रवेश कराई तो उसने क्या करा भाई, इस द्रव से H2O से क्रिया कर ली और क्रिया करके एक नया उत्पाद बना लिया, तो वहाँ पर हेनरी का नियम फॉलो ही नहीं हो पाएगा। फिर कितना दाब बढ़ाओ, कुछ भी करो, उसको फर्क तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने गैस मिलाई, गैस ने क्या करी, तुरंत क्रिया कर ली, क्रिया करके कोई नया उत्पाद बना लिया, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से गैस विलायक से भी कोई क्रिया नहीं करे, ऐसी ही गैस होनी चाहिए, तभी जाकर हेनरी का नियम लगेगा। अगली बात, गैस की विलेयता विलायक में कम हो। मान लो सपोज करो आप थोड़ा से प्रेशर लगाएं, थोड़ा से दाब लगाएं, हेनरी का नियम लगने लगे, उससे पहले क्या हो जाए, पूरी की पूरी गैस यहाँ पर क्या हो जाए, विलायक में मिल जाए, विलायक से क्रिया कर ले या घुल जाए विलायक के अंदर, तो भी हेनरी का नियम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हेनरी का नियम कब लगेगा, जबकि दाब बहुत अधिक नहीं हो, ताप भी बहुत कम ना हो और गैस विलायक से कोई क्रिया ना करे और गैस की विलेयता विलायक में बहुत ही क्या हो, कम हो, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, हेनरी के नियम को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार वापस रिपीट कर देते हैं अपन जल्द, वन बाय वन, कि भाई हेनरी का नियम क्या है, क्योंकि यहाँ से 100% आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके RBSC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा 100%। देखेंगे आप, हेनरी का नियम जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर सामान्य दाब पर कोई गैस घुल इतनी आसानी से किसी भी द्रव में नहीं घुलती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, दाब लगाएंगे, तो दाब लगाएंगे तो उसकी जो अणु होंगे वो पास पास आएंगे, पास पास आकर वो आराम से क्या हो जाएंगे, विलायक के अंदर क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो इस प्रकार उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हेनरी ने इसी के आधार पर नियम दिया था कि किसी भी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक की सतह पर लगाए गए दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब समझ लो, जितना ज़्यादा दाब होगा उस गैस की मात्रा भी उस विलायक के अंदर उतनी ही अधिक होगी। ये एम समानुपाती पी लिया था, यहाँ पर जैसे समानुपाती चिन्ह हटता तो KH लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हेनरी स्थिरांक को अगर जो अपना गैस है, गैस की मात्रा को द्रव्यमान या भार के रूप में ना लेकर अपन किसके रूप में ले लें, मोल भिन्न के रूप में ले लें। कब लेते हैं मोल भिन्न के रूप में, मैंने आपको बताया कि जब किसी एक विलायक के अंदर एक से अधिक गैसें मिली हुई है, घुली हुई है, तो उनकी मात्रा को अपन किसके रूप में लेंगे, मोल भिन्न के रूप में लेंगे। तो जब मोल भिन्न के रूप में लेते हैं तो किसी विलयन में गैस के मोल भिन्न उस विलयन पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। याद रखना, प्रत्येक गैस पर दाब अलग अलग लगेगा, तो उनका दाब क्या होगा भाई, वो आंशिक दाब होगा। तो यहाँ पर आंशिक दाब के समानुपाती उनके मोल भिन्न होंगे। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो हम हेनरी का स्थान लग गया। फिर मैंने आपको दो कंडीशंस बताई। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले इस बेसिस पर हमने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया, किसके मध्य, आंशिक दाब और गैस के मोल भिन्न के मध्य। यहाँ पर दोनों में समानुपाती का संबंध है। और मैथ्स में जानते हैं कि जब समानुपाती का संबंध होता है तो दोनों के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद हमने इसमें दो इंपॉर्टेंट बात समझी थी कि भाई हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग दो बात और क्लियर होती है हमारी, क्या कि समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए जो KH का मान है, किसका मान है, KH का मान है, वो अलग अलग होता है। अर्थात KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में विलेयता उतनी ही कम होगी, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रम संबंध है, अपन क्लियर कर चुके हैं पहले ही। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं तो भाई हेनरी के नियम के अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सबसे पहले जो हमने इसका अनुप्रयोग पढ़ा था वो था ठंडे पेय पदार्थों में, कि भाई ठंडे पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर क्या करते हैं, बंद करते हैं, जिससे CO2 घुल जाती है। लेकिन जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पर वो बुलबुले के रूप में क्या होती है, बाहर मुक्त होने लगती है। देखो यहाँ पर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन रहा है, वो यहाँ से बनेगा आपके अगले अनुप्रयोग से, कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए क्या उपयोग हो गया हेनरी के नियम का। तो आपको बताया जाता है कि भाई जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है, उनके पास एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का तनु विलयन भरा होता है। जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर दाब बढ़ता है और ऑक्सीजन के साथ साथ उनके ब्लड में कौन घुल जाती है, नाइट्रोजन गैस भी घुल जाती है। लेकिन जब वो रिटर्न आते हैं वापस ऊपरी सतह पर आने लगते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है
वो कम दाब के कारण वापस ब्लड में से क्या होती है, बाहर निकलने लगती है और बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। और कुछ बुलबुले क्या होते हैं, रक्त केशिकाओं में रह जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पर अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे कि गोताखोर के शरीर में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है, दर्द उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। और इससे बचने के लिए आजकल जो वर्तमान है उसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है, जिससे कि हीलियम जो गैस है वो अत्यधिक दाब पर ही ब्लड में विलय नहीं हो पाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो आरोहकों के लिए है, क्लाइंब जो करते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पर। वहाँ पर क्या होता है कि भाई जो ऑक्सीजन होती है उसका आंशिक दाब कम होने लग जाता है, जिससे कि जो हमारे शरीर के अंदर या आरोहकों के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, जिससे उसको कमजोरी महसूस होती है और वो ठीक से सोच भी नहीं पाता है। इस जो बीमारी है उसको क्या बोलेंगे, हम एनोक्सिया कहेंगे। ठीक है। देन इसके बाद अनुप्रयोग खत्म होते हैं तो उसके बाद इसकी सीमाएं से बात कर लेते हैं कि भाई हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, वहीं पर ये नियम लागू होगा। तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, गैस विलायक से कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। चौथी बात, गैस की विलेयता विलायक में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी जाकर हमारे हेनरी का नियम अप्लाई हो पाएगा। यहाँ पर हमारे गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पूर्णतः समाप्त होते हैं। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब वगैरह से रिलेटेड। लेकिन हाल फिलहाल आप हेनरी के नियम को बिल्कुल समझकर ही आप नोट्स बनाएं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और छोटे से छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप सक्षम हो। तो आप इसी के साथ बने रहिए साइंस क्लासेस के साथ।